एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने ये टॉपिक कुछ हफ्ता एक पहले छोड़ दिया था, फिर लाइट का प्रॉब्लम और बाकी सब चीज़ें, उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई बीच में, इसलिए मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। आज हम कोशिश करेंगे कि आज हमारा फ्रीडम स्ट्रगल जो है कंप्लीट हो जाए। अब जैसा कि सिलेबस आपने देख लिया है, बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, इसलिए अब आपको मैराथन रन करना है। इसलिए अब मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स बताऊंगा डायरेक्ट कौन सी चीज़ कब हुई, और आपको उसी तरह उसको याद भी रखना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो चलिए आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। हमने साइमन कमीशन तक कर लिया था, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये 1928 में आई थी। इनकी डेट्स याद रखना या थोड़ा बहुत माइंड में रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे कि अभी आपने देखा AR के पेपर में भी पूछा गया था कि क्रोनोलॉजी में कौन कौन से इवेंट हैं, सही ऑप्शन को टेक करो, इसलिए इनकी डेट्स थोड़ा सा आपने याद रखनी है। अब ये रिपोर्ट फाइनलाइज की थी मोतीलाल नेहरू ने इन अगस्त 1928, और अब इसमें नेहरू रिपोर्ट नाम है तो मैक्सिमम बच्चे ये समझते हैं कि सिर्फ नेहरू, लेकिन इनके साथ अगर कभी क्वेश्चन आया कि और कौन लीडर था इस चीज़ में साथ, तो वो था तेज बहादुर सप्रू। अब अगर इसमें स्टेटमेंट्स के टाइप का क्वेश्चन आता है, फिर आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा। अब आपने याद रखना इसमें क्या था, एक 19 फंडामेंटल राइट्स वर इंक्लूडेड, ठीक है, एक ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो थे मुस्लिम्स को दिए गए थे कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम्स ही वोट करते हैं, उनको रिजेक्ट किया गया, और ये बोला गया कि भाई जॉइंट इलेक्टोरेट देंगे लेकिन सीट्स में रिजर्वेशन देंगे मुस्लिम्स को सेंटर में। इसके साथ साथ और क्या होगा, और प्रोविंसेस जहां पे वो माइनॉरिटी में है, मतलब जहां भी मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है वहां उनको क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा, लेकिन बंगाल और पंजाब में कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और प्रोविजन दिया गया किसके लिए, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए, जिसको हम वोटिंग एज के तौर पर, जिस तरह आज क्या है 18 है उस तरह। उसके बाद हमारा आता है जिन्नाज 14 पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, मुस्लिम लीग दिल्ली में मिलती है मार्च 28, 1929 को, और जिन्ना क्या करता है, अपने 14 पॉइंट अनाउंस करता है। 14 पॉइंट सबसे कोई नहीं पूछेगा, उसमें यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होना चाहिए वो फेडरल होना चाहिए जैसा कि आज है। उसमें यही बोला कि मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए और सर्विसेज में इनका शेयर, इस तरह की चीज़ें उसमें बोली गई थी। तो ये आपने याद नहीं रखना है, बस इसकी डेट कब हुआ था 1929 में, अगर क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपको याद होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका लाहौर सेशन हुआ। ठीक है, लाहौर सेशन को प्रेजाइड किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और पूर्ण स्वराज, ठीक, अब क्वेश्चन आएगा कि भाई पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर कब किया गया, कौन से सेशन में किया गया, या उस टाइम प्रेजाइड कौन कर रहा था, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। JL नेहरू प्रेजाइड कर रहे थे सेशन को, और लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में बोला गया। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, एक 31 दिसंबर 1929 को क्या किया, नया ट्राइकलर अडॉप्ट किया, अनफर्ल किया गया, और 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे जो है डिक्लेयर किया गया। उसके बाद क्या हुआ उसके बाद आपका दांडी मार्च जो है, ठीक है, दांडी मार्च या फेमस सॉल्ट सत्याग्रह हम इसको याद रखते हैं। अब क्या हुआ कि इससे पहले महात्मा गांधी ने क्या किया, अल्टीमेटम दिया जो लॉर्ड इरविन था उसको, कि ये हमारी कुछ जो है चीज़ें हैं, अगर आप इसको मानते हैं, ठीक, नहीं मानते हैं तो हमें क्या करेंगे, प्रोटेस्ट, स्ट्राइक या जो भी आप इसको कह लीजिए करेंगे। तो वो इग्नोर की, ठीक है, बहुत दिनों तक वेट किया, ऑलमोस्ट 40 डेज तक वेट करने के बाद जब उसका कोई जवाब नहीं आया ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो सॉल्ट सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया गया। अब इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, साबरमती आश्रम से कहाँ गए ये दांडी, 78 फॉलोअर्स, 375 किलोमीटर्स या 240 माइल्स। मार्च 12 को स्टार्ट किया, अप्रैल 5 को पहुंचे। गांधी अरेस्टेड ऑन May 5, 1930। वहाँ पे ये पहुंचे, इन्होंने क्या किया, साल्ट अपने हाथ में उठाया और सॉल्ट लॉ को जो है वो ब्रेक कर दिया। ये था सॉल्ट सत्याग्रह। अब ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, बाकी इसमें स्टोरी आपको कोई याद रखने की ज़रूरी नहीं है। ठीक, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी क्वेश्चन आया है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको याद रखना है कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाइकआउट किया INC ने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रपोज सेल्फ गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द प्रिंसली स्टेट्स एट द सेंटर। लंदन में हुई नवंबर 12, 1930 को। 1931 2 जनवरी को ख़त्म हो गई, और 16 रिप्रेजेंटेटिव आए इंडियन स्टेट से और 57 आए ब्रिटिश इंडिया से। आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, एक तो डेट, और ये याद रखना है कि INC ने इसको क्या किया, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। उसके बाद अब बहुत सारे लोग चाह रहे थे, क्योंकि गांधी जी को अरेस्ट किया, उसके बाद INC इनसे कोई बात नहीं कर रही थी, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाइकआउट भी हो गया, लेकिन अब बहुत सारे लोग चाह रहे थे कि बात हो ताकि फर्दर कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकले। तो फिर क्या किया, जो तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर जयंकर थे, इन्होंने MK गांधी और लॉर्ड इरविन की बात
को जो है बात करने को पॉसिबल किया, उसी को हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, पैक्ट साइन हो गया, उसमें क्या बोला, कांग्रेस ने एग्री किया कि हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है क्या ज्वाइन करेंगे। और इसी के चलते जेएल नेहरू ने कहा, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इतना डीप अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए। इसने बोला जेएल नेहरू ने, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद अ बैंग बट विद अ विम्पर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आईएनसी की तरफ से महात्मा गांधी चले गए और तब जो ब्रिटिश पीएम था वो था रामसे मैकडोनल्ड, लेकिन तब भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ये भी वेस्ट ही हो गई, ये भी लंदन में हुई। ठीक है, उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर उन्हें प्रोटेस्ट वगैरह अपना स्टार्ट कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है द कम्युनल अवार्ड, या इसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, आप देखिए ये जो कम्युनल अवार्ड है, गांधी जी इसके खिलाफ थे और जो अंबेडकर था, बी आर अंबेडकर, वो इसके साथ थे। अब हुआ क्या, ये अवार्ड किसने सर्व किए, ये किए थे ब्रिटिश पीएम रामसे मैकडोनल्ड ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया, सिख्स को भी, क्रिश्चियंस को भी, एंग्लो इंडियंस को भी, यूरोपियंस को भी और दलित क्लासेस को भी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, गांधी जी को बड़ा बुरा लगा, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, तो उन्होंने क्या किया, वो येडवाला जेल में थे और वहीं पे उन्होंने क्या किया, हंगर स्ट्राइक कर दी, इस कम्युनल अवार्ड्स के खिलाफ प्रोटेस्ट की। फिर दोनों की बात हुई क्योंकि अंबेडकर सपोर्ट में थे, अंबेडकर ने बात की और फिर फर्दर जब बात हुई तो गांधी जी ने क्या किया, इस चीज़ को माना। ठीक, अब जो ये अंबेडकर और गांधी के बीच में बात हुई, इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं। अब पूना पैक्ट में क्या हुआ, देखिए सबसे पहले साइन किसने किया, अंबेडकर और गांधी ने। इस पैक्ट के हिसाब जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी उनकी सीट्स को 71 से 147 कर दिया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% का इनको रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, उसके बाद पूना पैक्ट बिटवीन कास्ट हिंदूज एंड डिप्रेस्ड क्लास एग्रीड अपॉन ए जॉइंट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब सेपरेट इलेक्टोरेट, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं चाह रहे थे तो सेपरेट इलेक्टोरेट खत्म हो गया। अब इनको जब रिजर्वेशन भी मिल गई और सीट्स भी इंक्रीज हो गई तो जॉइंट इलेक्टोरेट पे इन दोनों ने बात कर ली। उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये हेल्ड विदाउट द कांग्रेस रिप्रेजेंटेशन, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुई उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ठीक है, या लाहौर रेजोल्यूशन कह लीजिए, मार्च 24, 1940 को। अब सबसे पहले इकबाल ने सजेस्ट किया था 1930 में, तब कोई सेपरेट कंट्री का कोई कंसेप्ट नहीं था। इन्होंने सिर्फ इतना सजेस्ट किया कि यूनियन ऑफ द फ्रंटियर प्रोविंस बलोचिस्तान सिंध कश्मीर, इसको मुस्लिम स्टेट बताया जाए, फेडरेशन में ही लेकिन इसको अलग मुस्लिम स्टेट बताया जाए। चौधरी रहमत अली जो था इसने इन्वेंट की टर्म पाकिस्तानी, बाद में ये बना पाकिस्तान 1935 में। ठीक है, अब जब ये रेजोल्यूशन, ये लाहौर रेजोल्यूशन जहां पास हुआ, जहां ये मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ठीक है, और जो फेडरल स्कीम बताई गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, उसको जो है इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद अगस्त ऑफर आया, तब या इसको लिन-लिथ गो ऑफर भी कहते हैं क्योंकि वॉइसरॉय तब यही लिन-लिथ गो ही था इसने। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इन्होंने बोला कि भाई देखो जो गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो क्या है, टू एस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, अभी भी ये डोमिनियन ही बोल रहे थे, लेकिन अब जो इंडियन थे, जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उनका गोल जो था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अब डोमिनियन इन्होंने नहीं रहना था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरह क्या कर रही थी, बहलाना फुसलाना चाह रही थी कि किसी तरह ये बात मान जाए, इसलिए ये चीज़ें लेके आ रहे थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म टू एनेक्ट ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। ठीक, ये चीज़ कि नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो क्या करेगी, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। माइनॉरिटी का जो ओपिनियन है उसको भी फुल वेट दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो था ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, इन्होंने अगस्त ऑफर को रिजेक्ट किया, विच एम्ड एट ब्रिंगिंग कांग्रेस इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड वार। अब ये जो इतनी हमदर्दी ब्रिटिशर्स दिखा रहे थे, वो क्यों दिखा रहे थे, ताकि इंडियंस का उनको क्या मिले, कॉपरेशन मिले वर्ल्ड वार में, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहे थे। मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट किया था।
ठीक, अब मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूं क्योंकि हमें बहुत चीज़ें कवर करनी है, तो आप बस ये जो पॉइंट्स हैं याद रख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, स्टोरी आपसे कोई नहीं पूछेगा। इंडिविजुअल सत्याग्रह आपको याद रखना है 1940 1941 में हुआ, ये ज़रूरी नहीं है, बाकी इसमें चीज़ें, सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि पहला कौन था, वो था विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही टू बी अरेस्टेड, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद आया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ, हेडेड बाय ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर, ये ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर था कौन, इसका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, इसी के नाम पे इसको बोला था कैबिनेट मिशन। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन से लेके आया, एन इंडियन यूनियन विद अ डोमिनेंट स्टेटस वुड बी सेट अप, ए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड बी सेट अप एंड इट विल बी एन इलेक्टेड बॉडी एंड इट विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्टेड टू 2 कंडीशंस। अब जो भी, अब इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लोग होंगे वो इलेक्टेड होंगे, मतलब लोग उनको चुन के भेजेंगे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट नया कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करेगी 2 कंडीशन पे। कब, कि अगर कोई प्रोविंस ये चाह रही है कि वो इंडियन यूनियन के साथ नहीं जुड़े तो उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और दूसरा द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वुड हैव टू साइन द ट्रीटी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब उसके बाद बोला कि डिफेंस जो है इंडिया का वो ब्रिटिश के हाथ में ही रहेगा, और गवर्नर जनरल की जो पावर्स है वो इंटैक्ट रहेंगी, मतलब कि मालिक सेम है। ठीक है, ऊपर से जो अथॉरिटी है वो सेम है, या अब नीचे जो ही ऐसे ही इनको क्या कर रहे थे, बहला फुसला रहे थे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि भाई हमारा वर्ल्ड वार में ये क्या करे, साथ दे। फिर महात्मा गांधी ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, महात्मा गांधी टर्म्ड क्रिप्स प्लान एज पोस्ट डेटेड चेक इन अ क्रैशिंग बैंक। ठीक है, कि डेट भी निकल गई है और बैंक भी क्रैश हो रहा है, उस किस्म का चेक इसको बोला। द ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट एट बॉम्बे ऑन अगस्त 8 1942, ये इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है वो पास हो गया, और उसके बाद 1942 में स्टार्ट होगी क्विट इंडिया मूवमेंट। अब इसमें क्या क्या याद रखना है कि गांधी जी ने कब स्लोगन दिया, डू और डाई, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, और इसी दौरान पैरेलल गवर्नमेंट भी एस्टैब्लिश की गई, बलिया यूपी में, ठीक है, उसके बाद तमुलक बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में, वाई चौहान एंड नाना पाटिल का जो है लॉन्गेस्ट टर्म था, ये कहाँ पे, सटारा महाराष्ट्र में, इसको प्रति सरकार भी कहते हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो क्विट इंडिया टर्म है ये कॉइन की है यूसुफ मेहरोली ने, ये कंपेनियन था एम.के. गांधी का, इसने ये टर्म ये है कॉइन की है। अगर क्वेश्चन आए तो बच्चे मतलब मैक्सिमम ये ना लिख दें कि एम.के. गांधी ने की थी, ये की थी यूसुफ मेहरोली ने। उसके बाद सीआर फार्मूला या राजा गोपालाचारी फार्मूला आया 1944 में। इसने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हम डिमार्केट करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट जहां पे मुस्लिम क्या है मेजॉरिटी में। ये किस लिए हम कर रहे हैं, ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक है बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वो खत्म हो। मुस्लिम लीग क्या चाह रही थी, जिन्ना के 14 पॉइंट में भी हमने देखा कि वो चाह रही थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है वहाँ बलोचिस्तान सिंध वो सब एरिया क्या हो मुस्लिम स्टेट बताए जाएं। तो सीआर फार्मूला इसीलिए आया कि भाई ये जो डेडलॉक है, क्योंकि दोनों अपनी अपनी बातों पे अकड़ कर हैं, तो ये डेडलॉक क्या हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक, उसके बाद इन केस ऑफ पार्टीशन एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट वाज टू बी मेड जॉइंटली फॉर सेफगार्डिंग डिफेंस कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन। अब अगर हमने क्या कर दिया, पार्टीशन एक्सेप्ट कर ली कि मुस्लिम एरिया जो है वो अलग फेडरेशन में ही लेकिन अलग स्टेट बताया जाए, तो तब क्या होगा, डिफेंस कॉमर्स और कम्युनिकेशन का क्या करना है वो हम बैठ के बात करेंगे। ठीक है, और साथ में क्या बोला कि मुस्लिम लीग को जो है उसको कांग्रेस की सपोर्ट करनी है इंडिपेंडेंस में। ठीक है, मुस्लिम लीग टू कोऑपरेट विद कांग्रेस इन फॉर्मिंग अ प्रोविजनल गवर्नमेंट एट द सेंटर। ठीक है, उसके बाद गांधी जिन्ना टॉक्स हुई 1944 में, देसाई लियाकत पैक्ट हुआ, लेकिन ये देसाई लियाकत पैक्ट जो है ये फॉर्मली कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ था, इसलिए इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसकी डेट याद रखना, क्या पता एग्जाम में आपको क्रोनोलॉजी में पूछा जाए। उसके बाद आपका आया वेवल प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस। तो क्या था, लॉर्ड वेवल जो था उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई लीडर्स की, जो भी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स थे, जो इंपॉर्टेंट या इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, 1945 में उन्होंने बुलाया उनको शिमला, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस या वेवल प्लान, क्योंकि ये वॉइस रॉय था तब। अब इसमें क्या था कि वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो इन द हैंड्स ऑफ इंडियंस, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब उसकी काउंसिल में जितने भी लोग होंगे वो सब कहाँ से होंगे, इंडिया से होंगे। इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी हिंदूज को भी और मुस्लिम्स को भी। गवर्नर जनरल टू एक्सरसाइज इज वीटो ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, न्यू रिकंस्ट्रक्टेड काउंसिल टू वर्क एज एन इंटरिम गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब यहाँ पे भी क्या हुआ कि जिन्ना के कुछ और आइडियाज थे, उसने कुछ और बोला, तो ये प्लान भी क्या हो गया, फेल हो गया। फिर INA ट्रायल हुए 1945 में, इसमें याद रखने का कुछ नहीं है, खाली मैं आपको क्रोनोलॉजी के लिए बता रहा हूँ कि बीच में ये भी हुआ था।
फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में, मार्च से जून। अब ब्रिटिश पीएम जो था तब एटली, उसने क्या किया, 3 कैबिनेट मिनिस्टर अपने इंडिया भेजे ताकि वो क्या कर सके, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देखे कि इंडिया में हमें क्या करने की जरूरत है। तो कौन कौन था, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, 3 नाम याद रख लेना, क्या पता एग्जाम में पूछा जाए। अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, इस प्लान को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में इन्होंने रिजेक्ट किया, हम देखेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इंडिया वाज टू बिकम इंडिपेंडेंट एज ए सिंगल इंडियन यूनियन। ठीक है, कि पार्टीशन नहीं होगा, सेकंड। और साथ में क्या बोला, डिमांड फॉर पाकिस्तान जो है कंप्लीटली रिजेक्टेड। और प्रोविंस वर टू बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, क्या, एक सेंट्रल प्रोविंस, सिंध, पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और बंगाल और आसाम। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में क्या होंगे, डिवाइड होंगे। और चौथा क्या बोला, प्रोविंसेस वर गिवन फुल ऑटोनॉमी एंड द यूनियन वाज टू कंट्रोल मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ओनली। जिस तरह आज होता है, जैसे स्टेट्स के पास अपनी भी पावर है, बहुत सारी चीज़ों पे स्टेट खुद ही लॉ बना सकती है, और जो कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ होती है उस पर सेंट्रल, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट होती है उसमें कॉमन इंटरेस्ट की चीज़ होती है, वैसे करके। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड, ऑल द मेंबर्स एक्सेप्ट द गवर्नर जनरल वर टू बी इंडियंस। ठीक है, कि गवर्नर जनरल सिर्फ ब्रिटिश का होगा, बाकी जो भी उसमें लोग होंगे वो कौन होंगे, इंडियंस होंगे। इंटरिम गवर्नमेंट जो फॉर्म की जाएगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन 389 मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कितने लोग थे, 389। प्रोविंशियल असेंबली से 292 मेंबर, चीफ कमिश्नर प्रोविंस से 4 और प्रिंसली स्टेट से 93। ठीक है, फिर 29 जुलाई 1946 को क्या हुआ कि जब मुस्लिम लीग ने जो चीज़ें बोल के इसको एक्सेप्ट किया था, जब वो चीज़ें वापस आई नहीं, जवाब आया नहीं कोई, तो इन्होंने क्या किया, डिक्लेयर किया कि भाई हम इसको अब मान नहीं रहे, कैबिनेट मिशन प्लान को हम फॉलो कर रहे हैं। और डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर हो गया कब, 16 अगस्त 1946 को। फिर एटली ने स्टेटमेंट दिया, एटली ने बोला कि डेडलाइन है भाई जून 1948 तक, तब तक क्या होना चाहिए, ब्रिटिश जो करे हैं वो क्या करेंगे, क्विट करेंगे, इंडिया से निकल जाएंगे, और इंडिया जो है वो क्या हो जाएगा, इंडिया टू बी पार्टीशन, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा पाकिस्तान एंड इंडिया में। तो ये था हमारा जो है आपका फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, तो और कोई चीज़ मुझे लगा मिसिंग है या कुछ है, या आपको लगता है, आप कमेंट में लिख के बता सकते हो, तो हम उसको चेंज करेंगे। अब इसलिए हमने फास्ट चलना है, बहुत तेज़ चलना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप खुद भी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा नज़र मारें, उससे क्या हो जाएगा, जब वहाँ से पढ़ के आप इधर पे आएंगे देखने, तो आपको चीज़ें अंडरस्टैंड करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं स्टोरी भी सुनाऊंगा तो बहुत टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा, और अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अगर 2-3 महीने में एग्ज़ाम होता है तो आपको इतना ज़्यादा पढ़ना है कि कुछ कहने की बात नहीं है। तो चलिए, थैंक यू।